वेलकम टू द क्लास एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, यानी कि कक्षा 10 विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कवर अप करते आ रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और आज की क्लास में भी ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर अप करते हुए आ रहे हैं। टॉपिक जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक जिनका कि इंडस्ट्रियल यूज होता है। हाँ जी, इंडस्ट्रियल यूज यानी कि हम लोग इसका जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं और वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, और इसका जो यूज है वो हमारे डेली लाइफ में आप एक तरीके से कह लीजिए कि उसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो आज की क्लास जो है कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्जाम में आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार बना लिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम आप डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, यानी कि सम इंपॉर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड्स। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इसमें हम लोग जो सबसे पहला कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम आप सभी जानते होंगे, ठीक है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एथेनॉल को। हम लोग पढ़ने वाले हैं एथेनॉल, तो आप सभी हेडिंग डाल दीजिए एथेनॉल। चलिए, तो एथेनॉल के बारे में थोड़ा बहुत बातें की जाए और समझा जाए कि एथेनॉल के रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आ सकती हैं। तो एथेनॉल हेडिंग डालेंगे सबके सब और आगे की बातों को सीखने समझने के लिए ध्यान देंगे स्क्रीन पर। देखिए, एथेनॉल जो है, सिंपली एथेनॉल को हम लोग दो एक और नाम देते हैं, हम इसे एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। हम इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इथाइल अल्कोहल की जरा संरचना बनाइए, इथाइल अल्कोहल का जरा स्ट्रक्चर बनाइए। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? चलिए, कार्बन बनाइए। कितने कार्बन होंगे? इथ है तो 2 कार्बन होंगे, ठीक है। और एल्कोहल, एल्कोहल या ऑल लगा हुआ है लास्ट में क्या लगा हुआ है? ऑल। ऑल कौन सा प्रकार्यात्मक समूह होता है भाई? ऑल होता है OH, है ना। एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह है। और बाकी संयोजकताएं हम जो है हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो हमारा सूत्र कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा हमको, और इसको हम ये भी कह सकते हैं CH3 CH2OH, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं C2H5OH, ठीक है ना। तो कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, उनको लिख लिया, और लास्ट में क्या है? OH है। ये हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को नोट डाउन रखना। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग ये बात करने वाले हैं कि व्यावसायिक रूप से, है ना, बिजनेस पर्पज से हमारा जो इथाइल अल्कोहल है या फिर जो एथेनॉल है, वो काफी ज्यादा यूज इसका होता है, और ये काफी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पहले बात की जाए, तो वो रूम के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ये कौन सी अवस्था में? रूम टेम्परेचर पर हमको ये ताप अवस्था, सॉरी, द्रव अवस्था में मिलेगा। रूम के टेम्परेचर पर ये हमको द्रव अवस्था में मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ गुणों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम लोग इसकी जो बात करने वाले हैं वो है सबसे पहले इसका जो कौन सी अवस्था में ये हमको मिलता है। तो मैंने आपको बोला कि ये कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है।
कमरे के ताप पर से क्या मतलब है, हम लोग इस चीज को क्यों लिखते हैं कमरे के ताप पर? द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, गैस अवस्था लिखने हैं तो सीधे सीधे लिखिए, कमरे के ताप पर लिखने की क्या जरूरत है? तो ऐसा हम इसलिए लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर कमरे का ताप जो है हम लोग बेसिकली जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको लेते हैं। अगर टेम्परेचर ठंडा होगा तो अवस्था बदल जाएगी ना, जैसे पानी है तो कमरे के ताप पर पानी जो है अपनी द्रव अवस्था में रहेगा। अगर टेम्परेचर कम कर दो आप, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो तो बर्फ बन जाएगा, वो ठोस अवस्था हो जाएगी। और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, ताप बढ़ा दो तो वो भाप बन जाएगा, गैसियस अवस्था में आ जाएगा। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था को डिनोट करने के लिए हमको एक सुटेबल टेम्परेचर रखना होता है, जिसको हम कमरे का ताप मानते हैं, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर हम लोग फिक्स नहीं रखेंगे तो अवस्था जो है, आप जानते हैं अवस्था जो है ये ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। टेम्परेचर के चेंज के साथ पदार्थ की अवस्था में, मैटर की स्टेट में जो है चेंज होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक हो गया। चलिए, एथेनॉल को हम लोग जनरली एल्कोहल कहकर बुलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। और एल्कोहल शब्द तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, ठीक है। इसे हम जनरली क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल, ठीक है ना। इसके अलावा एल्कोहल आपने कहाँ सुना होगा, एल्कोहल आपने यहाँ सुना होगा कि आप देखते हैं कि जो ड्रिंकिंग, जो पेय पदार्थ होते हैं, जो ड्रिंक करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, है ना, पेय पदार्थों का ही मुख्य घटक होता है, पेय पदार्थों का मुख्य घटक, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये इसको, ये एक अच्छा विलायक भी है। विलायक मतलब कि जैसे इसमें कोई चीज घोलो तो वो इसमें घुल जाती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि यह एक अच्छा विलायक है। यह क्या है, यह एक अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक है, विलायक यानी कि सॉल्वेंट, है ना। विलायक को हम इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। और इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग हम कहाँ उपयोग करते हैं, इसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे लिए इंडस्ट्रियल बिजनेस पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, टिंचर आयोडीन। सुना है कहाँ पर है होता है टिंचर आयोडीन? चलिए, नहीं सुना है तो दूसरा नाम बता रहा हूँ। टिंचर आयोडीन नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। कफ सिरप, कफ सिरप तो सुना होगा, कफ सिरप, कफ सिरप भी नहीं सुना है, चलिए कोई बात नहीं। टॉनिक, टॉनिक, टॉनिक तो सुना होगा। इनमें से कोई ना एक शब्द तो आपने जरूर सुना होगा। और इसका जो सीधा सीधा मतलब होता है औषधियों से होता है, मेडिसिन से होता है ना। तो इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, औषधियों में, ठीक है। टिंचर आयोडीन जो है, जो आपके जो घाव हो जाता है, जो दर्द, जो चोट लग जाती है, उसको क्योर करने के लिए टिंचर आयोडीन का यूज करते हैं। कफ सिरप जो है, जब आपको खांसी होती है तो जो आप दवाई पीते हैं वो कफ सिरप होती है। टॉनिक जो होती है, जो पीने वाली दवाई होती है, वो टॉनिक होती है, ठीक है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो आप जानते हैं कि जो एथेनॉल है, इसको हम अल्कोहल भी बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल भी बोल रहे हैं। और अल्कोहल, आप जानते हैं कि अल्कोहल का सेवन करने से हमें क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। अल्कोहल का सेवन करने से हमें नशा हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो अल्कोहल है, अल्कोहल के ऊपर बात करेंगे तो अल्कोहल क्या है, तनु यानी कि डाइल्यूट। अल्कोहल में मतलब एथेनॉल में पानी मिलाया जाए तो वो तनु, तनु इथेनॉल, तनु इथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी क्या हो जाता है, नशा होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, नशा होने लग जाता है, ठीक है ना। तो आपको, आप ये जानते हैं कि यहाँ पर आप अगर इस बात को भी समझिए कि ये कई बार जो है हानिकारक भी हो जाता है, कई बार ये डेंजरस भी हो जाता है। आप देखते हैं कि कई लोग जो है इस चीज का सेवन करने से वो उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम, मैं शुद्ध एथेनॉल लूंगा, शुद्ध मतलब तनु मतलब उसमें पानी मिलाया हुआ, अगर मैं शुद्ध एथेनॉल लूंगा जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, वो हानिकारक हो सकता है। और अदरवाइज, अदरवाइज वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, हमारी सेहत के लिए, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं ये जो है ये एक निंदनीय काम है, ठीक है। हम इंसान क्या है सॉरी, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। सोशल, सोशल एनिमल बोलते हैं इसे, मनुष्य को क्या बोलते हैं, सोशल एनिमल। और समाज की दृष्टि में, समाज की नजरों में इसका सेवन करना निंदनीय है, अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है ना।
चलिए, लेकिन दूसरी साइड देखें तो यही चीज जो है काफी ज्यादा बड़े स्केल पर हमारे जो समाज है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है वहां पर चलती है। ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना, गलत चीज है लेकिन फिर भी लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात की जाए कि जो हमने ये बोला है कि अगर काफी समय तक इसका सेवन करेंगे, काफी समय तक इसका सेवन करने से आप देखते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम आती है ना, लीवर खराब होने लग जाता है। काफी समय तक इसका सेवन करने से काफी समय तक इसका सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां होने लग जाती हैं। स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां होने लग जाती हैं। बीमारियां होने लग जाती हैं, ठीक है ना। तो ये है कि आपके लिए जो है लॉन्ग टर्म में ये आपकी हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए जो है आपको इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं, मतलब हम इसको कुछ कारण से पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद आता है वो है एथेनॉल की अभिक्रियाएं। एथेनॉल की अभिक्रियाएं यानी कि रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। तो रिएक्शन ऑफ एथेनॉल में हम जो फर्स्ट अभिक्रिया के ऊपर बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन को हम समझेंगे वो है एथेनॉल की अभिक्रिया। हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है ये। केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की अभिक्रियाएं। चलिए, तो इथेनॉल की अभिक्रिया में जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, सबसे पहली रिएक्शन वो है सोडियम के साथ। वो है किसके साथ? सोडियम के साथ, Na। सोडियम मतलब Na के साथ। सोडियम के साथ जो अभिक्रिया होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, देखेंगे इसे ध्यान से। सोडियम के साथ जो अभिक्रिया होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि मैंने क्या बताया, एथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो है CH3CH2OH। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है? सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद बनता है, जो कि है CH3CH2ONA। और ये कैसा पदार्थ है? यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, समझ रहे हो। यानी कि ये क्या है, एक तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनाना जो है वो थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, और इस पदार्थ का जो नाम है, जो अभिक्रिया में हमको बनता है, जो अभिक्रिया में हमको बनता हुआ मिलता है, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है ना। अभिक्रिया को संतुलित भी कर लेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हाइड्रोजन उस तरफ सिर्फ 3 2 5 और 2 7 हैं, और इस तरफ 3 2 5 और 1 6 है। ठीक है, तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक 2 लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर एक 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभिक्रिया जो है हमारी संतुलित हो चुकी है। तो आप क्या कहेंगे, सोडियम से अभिक्रिया करने के बाद ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। आप लिखेंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। देख रहे हैं आप लास्ट में हाइड्रोजन गैस। हाँ, गैस को कैसे नहीं दिखाएंगे, कैसे निरूपित करेंगे अभिक्रिया में कि गैस निकल रही है? देखो सिंपल सा काम करना है, एक ये तीर बना देना है, एरो बना देना है, ऐसे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है ऊपर की तरफ एरो बना करके। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, और सोडियम इथॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे इसको। सोडियम इथॉक्साइड, क्या सूत्र होता है सोडियम इथॉक्साइड का?
CH3CH2O Na, O CH3CH2O के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस। ठीक हो गया। चलिए दूसरी अभिक्रिया देखेंगे, सेकेंड रिएक्शन देखेंगे इसमें। चलिए सेकेंड रिएक्शन लिखिए। सेकेंड रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, कैसे बनता है चलिए देखते हैं इसको। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनने के लिए हमारे पास जो है एथेनॉल को हम लेंगे, एथेनॉल को हम लेंगे। देखो एथेनॉल ये रहा, ठीक है, एथेनॉल को हमने लिया CH3CH2OH, ठीक है। और इसका क्या करना है, एथेनॉल को लेने के बाद हमको क्या करना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को जो है नोट डाउन रखेंगे, ठीक है। एथेनॉल को लेने के बाद, सॉरी, एथेनॉल को लेने के बाद आपको क्या करना है, 443 केल्विन तापमान पर, कितना तापमान चाहिए, 443 केल्विन, 443 केल्विन तापमान पर आपको क्या करना है, आधिक्य सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करना है। किसके साथ गर्म, हमको गर्म करना है इसको, किसके साथ, आधिक्य यानी एक्सेस में होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, आधिक्य सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। तो आपको क्या करना है, 443 केल्विन ताप है, ठीक है, और आपको क्या करना है, आधिक्य सांद्र H2SO4 को के साथ इसकी अभिक्रिया करनी है, ठीक है। 443 केल्विन जो है गर्म ताप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से जल का, इसका क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब जो इसमें जल है ना वो हट जाएगा। तो जल हट जाएगा, जल क्या होता है, H2O, निर्जलीकरण हो गया, जल हट गया, और क्या बनेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो 2 कार्बन है यहाँ पर, तो 2 कार्बन का जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसे क्या नाम देते हैं भाई, क्या नाम है इसका बताइए, इसका नाम है एथीन, इसका नाम है एथीन। आई बात समझ में, तो ये है एथीन, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अभिक्रिया, इसको आप लोग याद रखेंगे कि क्या हुआ था इस अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में हमने देखा कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया हमने कराई आधिक्य सांद्र H2SO4 के साथ, उसे 443 केल्विन के टेम्परेचर पर गर्म किया, तो हमें एथीन मिला। और एथीन क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथीन क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वर्ड्स में भी लिख रहे हैं, तो इसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप लिखेंगे क्या हुआ इस अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में आप लिखेंगे कि जब सॉरी, एथेनॉल को 443 केल्विन तापमान पर सांद्र H2SO4 की, H2SO4 मतलब क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, आधिक्य मात्रा के साथ, आधिक्य मात्रा में गर्म किया जाए, तो एथीन बनता है। और एथीन क्या है, एथीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अच्छी तरीके से याद है आपको, ठीक है, बहुत जोर दे करके समझाया गया था, बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त में 2 आबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं, ठीक है ना। तो एथीन बनता है, एथीन बनता है, समझ में आई बात। तो ये हो गई हमारी अभिक्रियाएं, ये हो गई हमारी रिएक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये सब अभिक्रिया में क्या है, आप इसको नोट डाउन करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसमें लिखें कि इस अभिक्रिया में जो है, इस अभिक्रिया में हमने क्या बोला कि निर्जलीकरण अभिक्रिया ये हो रही है, क्या हो रही है, निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो आप कहेंगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में जो H2SO4 है, जो सांद्र H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है,
वो क्या कर रहा है, जल के अणु को हटाने का काम कर रहा है, H2O को अलग करने का काम कर रहा है। देख रहे हैं आप, H2O अलग कर दिया इसने लास्ट में, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं इनको हम निर्जली कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्जली कारक। ये जल के अणु को इन्होंने हटा दिया, ठीक है ना, जल के अणु को इन्होंने हटा दिया तो निर्जलीकरण कर दिया, और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, निर्जली कारक, निर्जली कारक के रूप में काम करता है, के रूप में काम करता है, ठीक है ना। आई होप बात समझ में आई होगी। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है निर्जली कारक के रूप में काम करता है, और निर्जली कारक का काम क्या होता है, जल के अणु को अलग कर देना, जल के अणु को अलग कर देना। तो ये था ऑल अबाउट एथेनॉल, एथेनॉल के बारे में A to Z सारी जानकारियां, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग एथेनोइक अम्ल, एक दूसरा इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक है आपके पास, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, उसके बारे में भी सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि घर से आप इन चीजों को एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।